दोस्तों ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 CSIR के सी पार्ट से लिया गया है जो कि लाइफ साइंस में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे और आपको समझाएंगे। क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन T3 इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। ये बात बिल्कुल सही है। T3 को कहते हैं हम ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है। तो T3 क्या करता है, हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देता है कार्डियक मसल्स में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। द मैकेनिज्म ऑफ दीज इफेक्ट्स ऑफ T3 हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय रिसर्चर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका मैकेनिज्म जो है एक रिसर्चर है उसने एक्सप्लेन किया है। एक्चुअल में ये आप किसी किताब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपने कुछ रिसर्च पेपर पढ़ रखे हों जो इससे रिलेटेड हो, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन, जो इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, उसको हम इन शॉर्ट आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। T3 इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर अल्फा मायोसिन हेवी चेन एंड द इनहेंस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर बीटा मायोसिन हेवी चेन। तो एक्चुअल में जो मायोसिन हेवी चेन होती है वो अल्फ़ा टाइप होती है और बीटा टाइप होती है ना। मगर ये जो पॉइंट ये गलत दे रखा है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि T3 इनहिबिट्स करता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर अल्फ़ा मायोसिन हेवी चेन, जबकि ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। सही पॉइंट ये है, T3 एक्टिवेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर अल्फ़ा मायोसिन हेवी चेन एंड इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर बीटा मायोसिन हेवी चेन। ये करेक्ट पॉइंट है। तो इसमें जो दे रखा है वो गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन पे आते हैं हम। द एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर Na+Ca2+ एंटीपोटर इज इनहेंस्ड बाय T3। ये भी गलत पॉइंट है। T3 जो होता है Na+ और कैल्शियम एंटीपोटर्स के एक्सप्रेशन को इन्हेंस नहीं करता है ना। ये भी गलत है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएस चैनल कैल्शियम एटीपीएस इज इंक्रीज बाय T3। ये पॉइंट सही है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कैल्शियम एटीपीएस होते हैं, इनको इंक्रीज़ कर देता है T3। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ये सही है सी पॉइंट। डी भी सही है, फोर्थ पॉइंट जो है T3 इंक्रीजेज राइनोडिन कैल्शियम चैनल्स इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो होते हैं राइनोडिन कैल्शियम चैनल्स होते हैं, तो T3 इनको बढ़ा देता है कैल्शियम के परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, है ना। तो ये पॉइंट भी सही है। तो सी एंड डी सही है। फिफ्थ ऑप्शन पर आते हैं, ई पर। द नंबर ऑफ बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इन हार्ट मसल इज़ इनहिबिटेड बाई T3। ये भी गलत है। T3 क्या करता है, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं इसके नंबर को इंक्रीज़ कर देता है ना। इनहिबिट नहीं करता है, इंक्रीज़ कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो इनहिबिट नहीं करता, ये पॉइंट गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सी एंड डी। अब हम चलते हैं इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ, ठीक है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से CSIR के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करें, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करें और स्टॉप करके क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि ये सी पार्ट का क्वेश्चन है और सी पार्ट का क्वेश्चन बहुत टफ होता है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिसर्च पेपर पढ़ के ही आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अदरवाइज़ इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो CSIR के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करके देते रहें एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा सोल्यूशन सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पर विजिबल होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थायराइड हार्मोन का एक्शन जो है कहाँ होता है, कैसे होता है। हार्ट इज़ द मेजर टारगेट ऑर्गेन फॉर थायराइड हार्मोन एक्शन, है ना। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो थायराइड हार्मोन है उसके एक्शन का जो मेजर टारगेट है वो हार्ट ही है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ट्राई आइडोथायरोनिन T3 इंड्यूस्ड चेंजेस इन कार्डियक फंक्शन कैन रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट T3 इफ़ेक्ट्स, है ना। तो जो T3 हार्मोन है ट्राईआइडोथायरोनिन, इसका जो इफ़ेक्ट है ना, ये कार्डियक फंक्शन को जो अफेक्ट करेगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कर सकता है ना। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके क्या हैं, T3 के एक्शन क्या है ना। तो T3 के जो एक्शन है ये मीडिएट करता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मैकेनिज़्म के थ्रू, है ना, और
न्यूक्लियर मैकेनिज्म के थ्रू। T3 का एक्शन क्या है, या तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मैकेनिज्म के थ्रू फंक्शन करेगा या फिर न्यूक्लियर मैकेनिज्म के थ्रू फंक्शन करेगा, है ना। ये इसका डायरेक्ट हुआ और ये इसका इनडायरेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो इसका इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मैकेनिज्म है, वो क्या करता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मैकेनिज्म्स क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देता है। प्रोटीन सिंथेसिस अगर इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या इन्फ्लुएंस होगा, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस जो है इन्फ्लुएंस प्राइमरीली द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, शुगर एंड कैल्शियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस के बढ़ने पर जो ट्रांसपोर्ट होता है अमीनो एसिड का, शुगर का और कैल्शियम का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये इन्फ्लुएंस करता है ना, इस पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये तो हुआ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मैकेनिज़्म। अब हम आ जाते हैं इसका डायरेक्ट मैकेनिज़्म जो कि न्यूक्लियर मैकेनिज़्म है। ये बेसिकली आप इसको कह सकते हो डायरेक्ट मैकेनिज़्म। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैकेनिज़्म है। तो T3 का पहला फंक्शन होता है कि ये बाइंड करेगा न्यूक्लियर रिसेप्टर पर। तो ये देखिए हमने न्यूक्लियस बनाया है। न्यूक्लियस एक्चुअल में जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होता है। अगर आप सेल देखोगे, ये सेल है और ये यहाँ पर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर जो होता है, ये भी जो होता है न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होता है ना। तो हमने न्यूक्लियस का बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है ताकि आपको पता चले कि रिसेप्टर कैसे फंक्शन करता है। तो देखिए हमने ये जो है यहाँ पर एक रिसेप्टर बनाया है। ये रिसेप्टर यहाँ पर मौजूद है न्यूक्लियस पर। तो जब T3 इस पर बाइंड करेगा, ये T3 है, तो T3 सबसे पहले इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, तो यहाँ से अंदर सिग्नल जाएगा और फिर फंक्शन करेगा न्यूक्लियस, है ना। तो ये फंक्शन होता कैसे है, तो जैसे ही T3 बाइंड टू न्यूक्लियर रिसेप्टर तो फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज द हार्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मायोसिन हेवी चेन अल्फा जीन, है ना। तो जैसे ही T3 बाइंड करेगा न्यूक्लियर रिसेप्टर पर, यहाँ पर जैसे ही बाइंड करेगा तो क्या होगा, जो मायोसिन हेवी चेन है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, मायोसिन हेवी चेन अल्फा जीन जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा। मगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये जो है इनहिबिट कर जाएगा। एक्सप्रेशन जो होगा मायोसिन अल्फा जीन का, क्वेश्चन में दिया था कि ये इनहिबिट होगा, मगर यहाँ क्या है, इंक्रीज़ करेगा ट्रांसक्रिप्शन इसका, है ना। जबकि इसका उल्टा क्या होगा, ये जो एरो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है डिक्रीज़ करना, है ना। एरो नीचे का मतलब डिक्रीज़ करना, एरो ऊपर शॉर्ट की होती है, एरो ऊपर इंक्रीज़ करना, नीचे एरो डिक्रीज़ करना। तो देखिए T3 के बाइंड करने से मायोसिन हेवी चेन अल्फा जीन का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ करेगा। जबकि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मायोसिन हेवी चेन बीटा जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ये घट जाएगा। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। T3 के बाइंड करने से जब T3 न्यूक्लियर रिसेप्टर पर बाइंड करेगा इस तरह से, है ना, तो इंक्रीजेज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मायोसिन हेवी चेन अल्फा जीन, और क्या डिक्रीज़ करेगा, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मायोसिन हेवी चेन बीटा जीन को कम करेगा। ऐसा होने से, अगर ऐसा हुआ तो लीडिंग टू मायोसिन V1 एंड, है ना, इंक्रीज़, ये एरो जो दिखा रहा है, इंक्रीज़ इन मायोसिन V1 एंड डिक्रीज़ इन मायोसिन V3 आइसो एंजाइम, है ना। तो अगर ऐसा होता है T3 के बाइंड करने से, तो इसकी वजह से मायोसिन V1 जो है वो तो इंक्रीज़ करेगा और मायोसिन V3 आइसो एंजाइम जो होगा, ये दोनों जो है आइसो एंजाइम है, ठीक है। मायोसिन V1 जो होगा, मायोसिन V1 जो होगा ये तो इंक्रीज़ करेगा और मायोसिन V3 क्या होगा, ये घटेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या होगा, मायोसिन V1 जो है, मायोसिन V1 दो चीज़ों से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ 2-MHC अल्फ़ा, है ना, कंपोज्ड ऑफ 2-MHC अल्फ़ा। उसी तरह से मायोसिन V3 आइसो एंजाइम जो है ये कंपोज्ड ऑफ 2-MHC बीटा, मायोसिन हेवी चेन बीटा, मायोसिन हेवी चेन अल्फ़ा। तो मायोसिन V1 जो है ये मायोसिन हेवी चेन अल्फ़ा के 2 चेन से बना हुआ है ना। और मायोसिन V3 जो है ये 2 चेन ऑफ मायोसिन हेवी चेन बीटा से बना हुआ है। अब अगर ये दोनों बनते हैं तो इनसे क्या होता है, मायोसिन V1 आइसो एंजाइम क्या करता है, ये क्या करता है, इसकी वजह से हाई मायोसिन ATPase एक्टिविटी हो जाती है। जो मायोसिन ATPase एक्टिविटी जैसा क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो अगर मायोसिन V1 बनता है तो इसकी वजह से मायोसिन ATPase की एक्टिविटी बढ़ती है, और अगर मायोसिन V3 आइसो एंजाइम बनता है तो मायोसिन ATPase एक्टिविटी क्या होती है, एरो डाउन का मतलब क्या होता है, घट जाती है ना। तो दोनों पॉइंट ठीक से समझ लेंगे आप। मायोसिन V1 के बनने से मायोसिन ATPase की एक्टिविटी बढ़ जाएगी
और मायोसिन V3 के बनने से, है ना, जो कि 2 MHC बीटा चेन से बना हुआ है, मायोसिन ATPase की एक्टिविटी जो है घट जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं एक दूसरे फंक्शन पे। मायोसिन V1 आइसोएंजाइम का एक और फंक्शन होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो हार्ट की जो कार्डियक मसल्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन को मायोसिन V1 अगर बनेगा तो मायोसिन V1 के बनने से, है ना, मायोसिन V1 के बनने से वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, हार्ट की बढ़ जाती है। अच्छा, ये क्यों बनेगा, हमने बताया था आपको पहले ही कि जब T3 बाइंड करेगा न्यूक्लियर रिसेप्टर पर तो अल्फ़ा चेन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा और बीटा चेन का एक्सप्रेशन जो होगा, मायोसिन हैवी चेन के बीटा चेन का एक्सप्रेशन घट जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, मायोसिन V1 बनने लगेगा, ज़्यादा बनेगा, इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और मायोसिन V3 का फॉर्मेशन कम होगा। अगर मायोसिन V1 ज़्यादा बनेगा तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं T3 के एक और फंक्शन पे। T3 इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ डायस्टोलिक रिलैक्सेशन। डायस्टोलिक रिलैक्सेशन, जो हम BP लेते हैं तो BP क्या होता है, 120/80, तो ये 120 होता है सिस्टोलिक और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। ये आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं गूगल करके भी। ठीक है, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, ये आप अपने आप भी देख सकते हैं। हाँ, मगर क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अपने आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको इसका आंसर मिल पाता, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर T3 के बारे में, T3 इंक्रीज द स्पीड ऑफ डायस्टोलिक रिलैक्सेशन विच इज़ कॉज्ड बाय द मोर इफिशिएंट पंपिंग ऑफ द कैल्शियम ATPase ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो T3 जो है डायस्टोलिक रिलैक्सेशन की स्पीड बढ़ा देता है और ये तब होगा जब कैल्शियम ATPase जो होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, है ना, ये पंप बहुत अच्छे से करें, दैट प्रोड्यूस मोर कैल्शियम ATPase पंप इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है वो राइनोडिन रिसेप्टर्स होते हैं, राइनोडिन रिसेप्टर्स, है ना, राइनोडिन कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तो क्या होता है कि T3 राइनोडिन कैल्शियम, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइनोडिन कैल्शियम चैनल्स होते हैं, इनको बढ़ा देता है, तो कैल्शियम ATPase पंप, जाहिर सी बात है, प्रोड्यूस होने लगेंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर मिलता है हमें, जो क्वेश्चन है, अब उसको क्वेश्चन को बैक में जाके देखेंगे तो क्वेश्चन C&D, जो क्वेश्चन का C&D ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था, जबकि जो आपने देखे थे बाकी सारे ऑप्शन, हमने उसको 1 बाय 1 डिस्कस किया था, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आता है, आप इसको वीडियो को दोबारा प्ले करके देखेंगे और क्वेश्चन को पॉज करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन एक ही बार में ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन हमारा समझ में आता है, एक्सप्लेनेशन समझ में आती है, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।